आज हम राजस्थान के तपते रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद एक रहस्य की पड़ताल करेंगे। एक ऐसा किला जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी दीवारें रात में सांस लेती हैं। हमारे पास एक कहानी के कुछ अंश हैं जो कगारगढ़ किले के इस गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से इस रहस्यमयी किले की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जानेंगे कि कगारगढ़ का वो कौन सा श्राप था जिसने एक वीर राजा को एक खूंखार जीव में बदल दिया, और कैसे ये राज किले की दीवारों के पीछे दफन था। और ये सिर्फ एक लोक कथा या डरावनी कहानी नहीं है। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, ये वफादारी की सीमाओं, कर्तव्य के बोझ और एक राजा के अपने ही भीतर चल रहे एक भयानक संघर्ष की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की नींव रखी गई है कगारगढ़ किले के खौफ पर। एक वीरान विशाल किला जहां सूर्यास्त के बाद कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, और वहां के स्थानीय लोगों के बीच एक बहुत ही अजीब कहावत मशहूर है, कगारगढ़ की दीवारें रात में सांस लेती हैं। मतलब ये सुनने में ही कितना खौफनाक है, पत्थर की दीवारें और सांस लेना। ये कहावत ही इस कहानी का असली दिल है ना? लोक कथाओं में अक्सर बेजान चीजों को इंसानी गुण दिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये सिर्फ एक साहित्यिक तकनीक नहीं है। जरा सोचिए, सांस लेना किस बात का प्रतीक है? जिंदा होने का। एक ऐसी चीज जिसमें जीवन हो। हाँ बिल्कुल। जब लोग कहते हैं कि किला सांस लेता है, तो वो अनजाने में ये कह रहे हैं कि उस किले के पत्थर अपने अंदर कोई जिंदा राज दबाए हुए हैं। एक ऐसा राज जो मतलब घुटन महसूस कर रहा है, जो बाहर निकलना चाहता है। अच्छा। ये दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि एक जेल हैं, और उनकी सांसें उस कैदी की हैं जो अंदर तड़प रहा है। वाह, ये तो मैंने इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। मतलब किला खुद एक किरदार बन गया है। और इस खौफ के केंद्र में थे वहां के राजा महाराजा रुद्र प्रताप। स्रोत बताते हैं कि वो अपनी प्रजा के लिए वीरता और न्याय का प्रतीक थे। हाँ, एक आदर्श राजा जिनका सब सम्मान करते थे। बिल्कुल। लेकिन उनका एक गहरा भयानक रहस्य था जिसे सिर्फ 3 लोग जानते थे। उनके सबसे वफादार मुख्य सेनापति रणवीर, राजवैद और महारानी। और यहीं से कहानी में वो क्लासिक तनाव पैदा होता है। एक तरफ राजा का सार्वजनिक व्यक्तित्व है, एक महान शासक, एक नायक, और दूसरी तरफ उनका निजी सच जो इतना खौफनाक है कि उसे सल्तनत के 3 सबसे भरोसेमंद स्तंभों के पीछे छुपाना पड़ रहा है। ये राज एक टिक टिक करते हुए बम की तरह है। बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि क्या वो फटेगा, सवाल ये है कि कब फटेगा। तो अब उस सवाल पर आते हैं जिसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं। आखिर ये रहस्य था क्या? यहाँ पर मामला वाकई बहुत अजीब और डरावना हो जाता है। स्रोतों के मुताबिक हर पूर्णिमा की रात राजा पर एक पुराना श्राप हावी हो जाता था। वो इंसान से परे किसी और ही रूप में बदल जाते थे। और इस बात का सबसे पुख्ता सबूत हमें मिलता है राजवैद्य की डायरी से। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये एक पढ़े लिखे, तर्कसंगत व्यक्ति का आंखों देखा हाल है जो इसे और भी भयानक बना देता है। सही बात है। जब एक डॉक्टर जो बीमारियों का इलाज करता है, वो किसी ऐसी चीज का वर्णन करे जो विज्ञान से परे हो, तो उसका वजन बढ़ जाता है। हम किसी की गपशप नहीं, बल्कि एक तरह का मेडिकल रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं, एक अलौकिक बीमारी का। और उस डायरी में जो लिखा है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। पूर्णिमा की रात आते ही महाराज की आंखें अंगारों की तरह जल उठती हैं। उनकी हड्डियां चटकने लगती हैं, जैसे कोई उन्हें तोड़कर फिर से जोड़ रहा हो। शरीर पर घने सुनहरे बाल उगाते हैं और नाखून लोहे के पंजों में तब्दील हो जाते हैं। और फिर कगारगढ़ के ऊपर एक ऐसी दहाड़ गूंजती है जिसे सुनकर अस्तबल में बंधे घोड़े हिननाने लगते हैं और आसमान में उड़ते पक्षी भी रास्ता बदल लेते हैं। इस वर्णन में कुछ बातें बहुत दिलचस्प हैं। राजवैद्य ने राक्षस या दैत्य जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने जो देखा उसे हूबहू लिखा। और इससे जो तस्वीर उभरती है वो है एक सिंह मानव की। सिंह मानव? हाँ। अब सोचिए, सिंह क्यों? कोई भेड़िया या कोई और जानवर क्यों नहीं? सिंह जो है वो राजसी शक्ति, शौर्य और सत्ता का प्रतीक है। तो राजा का श्राप भी उनके व्यक्तित्व से ही जुड़ा है। मतलब श्राप ने उनकी पहचान को मिटाया नहीं, बल्कि उसे एक खूंखार और अनियंत्रित रूप दे दिया। बिल्कुल। उनके शरीर पर सुनहरे बाल उगाते हैं, सोना जो राजसी धातु है। हाँ। अंगारों जैसी आंखें जो क्रोध और शक्ति दोनों को दर्शाती हैं। तो असल में पूर्णिमा की रात को राजा रुद्र प्रताप खत्म नहीं होते, बल्कि उनका राजसी प्रताप ही एक अनियंत्रित जंगली रूप ले लेता है।
वो एक ही समय में शाही और डरावने दोनों लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। ये तो वाकई एक भयानक त्रासदी है। पर ये सब हुआ कैसे? क्या राजा ऐसे ही पैदा हुए थे? स्रोत हमें इसका कारण भी बताते हैं। कहानी के मुताबिक ये श्राप उन्हें तब लगा था जब उन्होंने जवानी में शिकार के दौरान कगारगढ़ के पास एक गुफा में तपस्या कर रहे एक साधु का अपमान कर दिया था। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये सिर्फ कर्म का सिद्धांत नहीं है, ये राजधर्म से जुड़ा कर्म है। भारतीय कहानियों में एक राजा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, वो अपने पद की गरिमा का प्रतीक होता है। सही बात है। राजा का एक साधु का अपमान करना सिर्फ व्यक्तिगत अहंकार नहीं, बल्कि अपने राजधर्म का भी अपमान है। इसलिए श्राप भी उसे उसी की सबसे बड़ी पहचान, उसकी शाही शक्ति को ही एक खूंखार रूप देकर सजा देता है। ये एक आईने की तरह है जो उनके अंदर के अहंकार को एक जंगली जानवर के रूप में बाहर दिखाता है। और इस श्राप का असर सिर्फ राजा पर नहीं, पूरे किले पर महसूस होता था। ये कोई ऐसा राज नहीं था जो एक कमरे में बंद रह सके। आसपास के गांव वाले बताते थे कि पूर्णिमा की रातों में किले की सबसे ऊंची बुर्ज से किसी भारी भरकम जीव के पत्थरों पर दौड़ने की आवाज आती थी। सोचकर ही डर लगता है कि एक विशाल किले की छतों पर अंधेरे में कोई दौड़ रहा है। और सिर्फ आवाजें नहीं, स्रोत में एक और दिलचस्प बात लिखी है। कुछ सैनिकों और पहरेदारों ने सुबह किले की बाहरी दीवारों पर गहरे खरोचों के निशान देखे थे। अच्छा। हाँ, जैसे किसी विशाल जानवर ने अपने पंजों से पत्थर को खुरच दिया हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ये निशान अगली सुबह तक अपने आप गायब हो जाते थे। गायब हो जाते थे? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये घटना एक अलौकिक दायरे में चली जाती है। अगर निशान बने रहते तो शायद लोग जांच करते, कोई सबूत मिलता, सवाल उठते। लेकिन उनका रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना इसे एक ऐसी फुसफुसाहट बना देता है जिस पर यकीन करना या न करना मुश्किल हो जाता है। ये लगभग एक बुरे सपने जैसा है। हाँ, जो सुबह आंख खुलने पर धुंधला पड़ जाता है। स्रोत में एक और बहुत छोटा सा लेकिन जरूरी विवरण है। कई सैनिकों ने किले से रात में निकलती उस दहाड़ के साथ साथ जंजीरों की खनक भी सुनी थी। पहले मुझे लगा ये कोई मामूली बात होगी, पर अब लगता है इसका कोई गहरा मतलब है। ये मामूली बात नहीं, ये कहानी का सबसे अहम और दुखद हिस्सा है। जंजीरों की खनक एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। क्या राजा को पूर्णिमा की रात बांध कर रखा जाता था? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि राजा और उनके वफादार सेनापति रणवीर, राजवैद्य, महारानी इस श्राप के आगे सिर्फ बेबस नहीं थे। वो हर महीने इससे लड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। मतलब वो सिर्फ राज को छुपा नहीं रहे थे, वो अपनी प्रजा को अपने ही राजा से बचाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, कल्पना कीजिए उस रात की। एक राजा जो अपनी प्रजा का रक्षक है, उसे उसी के सबसे वफादार लोग जंजीरों में जकड़ रहे हैं ताकि वो अपनी ही प्रजा का भक्षक न बन जाए। ये एक दुखद रस्म है जो हर पूर्णिमा को निभाई जाती होगी। ये राजा के किरदार में एक और परत जोड़ता है। वो सिर्फ एक राक्षस नहीं है, बल्कि एक पीड़ित भी है जो अपनी तबाही से लड़ रहा है। अब तक ये राज, ये संघर्ष, ये दर्द, सब कुछ किले की सांस लेती दीवारों के भीतर ही था। अफवाहें थीं, फुसफुसाहटें थीं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन फिर एक सुबह सब कुछ बदल गया। किले से कुछ दूर गांव के रास्ते पर एक चरवाहे की लाश मिली। और ये कहानी का वो मोड़ है जहां एक व्यक्तिगत त्रासदी अब एक सार्वजनिक संकट बन जाती है। हाँ, लाश की हालत बहुत खराब थी। स्रोत कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो, लेकिन आसपास किसी शेर या बाघ के कोई निशान नहीं थे। और चरवाहे के शरीर पर जो घाव थे वो किसी भी जाने पहचाने जानवर के पंजों से मेल नहीं खाते थे। और फिर अफवाहें शुरू हो गई। हाँ, बस एक अजीब सी अफवाह हवा में तैरने लगी, यही कि ये काम कगाड़गढ़ के राक्षस का है। जब तक सिर्फ आवाजें और खरोचे थी, तब तक वो एक रहस्य था, एक लोक कथा थी। लेकिन अब एक जान जा चुकी है। अब ये सिर्फ किले का मामला नहीं रहा। नहीं, ये पूरे राज्य का मामला बन गया है। अब राजा के न्याय और उनकी जिम्मेदारी पर सवाल उठने लगे हैं, भले ही लोगों को पूरी सच्चाई न पता हो। ये सामाजिक मनोविज्ञान का एक क्लासिक उदाहरण है। डर और अनिश्चितता के समय में समाज सबसे आसान या सबसे नाटकीय व्याख्या को पकड़ लेता है, और एक श्रापित राजा की कहानी से ज्यादा नाटकीय और क्या हो सकता है। बिल्कुल। लोगों की फुसफुसाहटें अब खुलेआम इल्जाम में बदल गई। कगारगढ़ का राक्षस असल में राजा ही है,
जो डर पहले किले की बेजान दीवारों के लिए था, अब वो सीधे सिंहासन पर बैठे राजा के लिए हो गया। जिस राजा को वो कल तक अपनी वीरता का प्रतीक मानते थे, आज उसे ही अपनी भेड़ों का हत्यारा समझने लगे। रातों रात नायक खलनायक बन गया। और कहानी ठीक इसी तनाव भरे मोड़ पर खत्म होती है, जहां सेनापति रणवीर अपने राजा पर लगते इल्जाम और प्रजा के खौफ के बीच खड़े एक कसम खाते हैं। स्रोत हमें ये नहीं बताता कि वो कसम क्या थी, बस इतना कहता है कि उन्होंने कसम खाई। और यही अधूरी बात इस कहानी को इतना शक्तिशाली बनाती है। ये हमें एक जवाब के साथ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े नैतिक सवाल के साथ छोड़ जाती है। तो हमने देखा कि कैसे एक वीर राजा एक साधु के श्राप के कारण सिंह मानव बनने पर मजबूर था। ये राज कुछ वफादारों ने सालों तक छुपाए रखा। किले की दीवारों के भीतर जंजीरों की मदद से उसे काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन एक चरवाहे की मौत ने इस राज को पूरे राज्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर छोड़ जाती है। अब ये संघर्ष सिर्फ राजा का अपने श्राप से नहीं है। अब ये सेनापति रणवीर की वफादारी की परीक्षा है। ये राज्य की सुरक्षा का सवाल है। और ये एक राजा के न्याय का प्रश्न है। क्या एक राजा जो अपनी प्रजा के लिए खतरा बन चुका है, उसे राजा बने रहने का अधिकार है, भले ही वो खुद ऐसा ना चाहता हो? ये सारे सवाल अब हवा में हैं। और जैसा आपने कहा, वो अधूरी बात। स्रोत में लिखा है कि इस घटना के बाद सेनापति रणवीर ने एक कसम खाई। जरा सोचिए, एक सेनापति ऐसी स्थिति में क्या कसम खा सकता है? उसके पास दो रास्ते हैं और दोनों ही विश्वासघात की तरह लगते हैं। पहला रास्ता है अपने राजा और मित्र के प्रति व्यक्तिगत वफादारी। हो सकता है उसने कसम खाई हो कि वो अपने राजा के राज की रक्षा करेगा, चाहे और जाने क्यों ना चली जाएं। वो राजा को बचाने के लिए उस चरवाहे की मौत का इल्जाम किसी जानवर पर डाल सकता है, या सच्चाई को हमेशा के लिए दबाने की कोशिश कर सकता है। ये व्यक्तिगत निष्ठा का रास्ता है। हाँ। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता है अपनी प्रजा और अपने पद के प्रति कर्तव्य। हो सकता है उसने कसम खाई हो कि वो अपनी प्रजा को अपने ही राजा से बचाएगा। इसका मतलब हो सकता है राजा को हमेशा के लिए कैद करना, या शायद उन्हें मारना। ये एक भयानक चुनाव है जहां उसे अपने दोस्त और अपने देश के बीच किसी एक को चुनना है। कहानी का असली द्वंद्व इसी अनकही कसम में छिपा है। क्या एक वफादार सेनापति अपने राजा को बचाएगा या अपने राज्य को? और क्या इस स्थिति में ये दोनों चीजें एक साथ संभव हैं भी?